नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के 100 प्रश्न। राजस्थान जीके के 100 प्रश्न रहेंगे साथियों। 100 के 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं साथियों। कल जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम होगा उसमें इनमें से प्रश्न आपको हूबहू मिलने की संभावना है साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साथियों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 के अंदर हुई थी। तो 1957 याद रखना, 1957 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी साथियों। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर की स्थापना साथियों कब हुई? आप भी मेरे साथ साथ आंसर दें। 1950 हमारा आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न है, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1978 में हुई थी साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, यानी 100 प्रश्न पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे साथियों। 100 के 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे, 100 के 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आगे चौथा प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना साथियों पद्मश्री देवीलाल सामर ने की थी। पद्मश्री देवीलाल सामर के द्वारा लोक कला मंडल की स्थापना की गई। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों 1986 में हुई। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन साथियों किसके द्वारा किया गया? श्री शंकर दयाल शर्मा। श्री शंकर दयाल शर्मा हमारा आंसर रहेगा साथियों। आगे चलें प्रश्न नंबर 7, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में हुई थी साथियों। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में। ए ऑप्शन सही है साथियों। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1986 हमारा आंसर रहेगा। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 1986 याद रखना है। आगे 10 नंबर प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी संस्थान कहाँ है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी संस्थान टोंक में है। हमारा डी ऑप्शन सही होगा साथियों। 11 नंबर प्रश्न है, महाराणा कुंभा को, 11 नंबर प्रश्न क्या है कि महाराणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य हमारा आंसर है। डी आंसर सही है साथियों। आगे चलें प्रश्न नंबर 12 है, सुल्तान महमूद ने महाराणा कुंभा का युद्ध कहाँ हुआ? यानी सुल्तान महमूद और महाराणा कुंभा के मध्य युद्ध कहाँ हुआ था साथियों? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर दें, सारंगपुर में हुआ था 1437। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसका कार्य पूर्ण 1440 से 1448 के मध्य पूर्ण हो गया था। आगे चलें प्रश्न नंबर 13 है साथियों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा सांगा, भोजराज कुंभा, कवि अत्रि। तो महाराणा कुंभा। सी ऑप्शन सही है, महाराणा कुंभा हमारा आंसर रहेगा साथियों। आगे चलें अगले प्रश्न नंबर 14, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण कब आरंभ हुआ?
तो कब आरंभ हुआ? 1440 से 1448। 1440 में प्रारंभ हुआ साथियों। आगे चलें, प्रश्न नंबर 15। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कार्य किसने पूर्ण किया? तो साथियों कवि महेश ने पूर्ण किया। ये हमारा आंसर रहेगा, सी आंसर है, कवि महेश ने पूर्ण किया साथियों। आगे चलें, अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में किस वर्ष विजय प्राप्त की? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा साथियों 1448। 1448 में चित्तौड़ दुर्ग में विजय प्राप्त की महाराणा कुंभा ने। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है साथियों, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? तो 1448 हमारा ए ऑप्शन सही है। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण 1448 में पूर्ण हुआ था। प्रश्न नंबर 18, अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा किसने की? अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा किसने की? तो साथियों आप भी मेरे साथ साथ उत्तर दें कि महाराणा कुंभा। ए ऑप्शन सही है, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा की थी साथियों। आगे प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है, रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ? तो रणकपुर के जो चौमुखा मंदिर का निर्माण किसके निर्देशन में हुआ साथियों? देपाक। आंसर रहेगा देपाक। देपाक हमारा आंसर है साथियों, डी आंसर सही है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है, चंपानेर की संधि कब हुई? तो चंपानेर की संधि हुई साथियों 1456 में। ये हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, चंपानेर की संधि पूछी जाती है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न बाबर ने राणा सांगा को पराजित करने के लिए किस स्थान पर युद्ध किया? बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ साथियों। खानवा कहाँ है? रूपवास तहसील भरतपुर। खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में है। ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 22, राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई? तो राणा सांगा की मृत्यु कब हुई साथियों? ये पूछा गया है। तो राणा सांगा की मृत्यु कब हुई साथियों? तो 30 जनवरी 1528। बी ऑप्शन सही है, बी सही है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ये में ध्यान रखना है। आगे प्रश्न नंबर 23, राणा सांगा की समाधि कहाँ है? तो साथियों राणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ कहाँ है साथियों? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें। प्रश्न नंबर 24 है, राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना साथियों। राणा सांगा के बाद में राणा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बन जाता है। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 है, राणा रतन सिंह के पश्चात शासन किसने संभाला? तो इसके बाद विक्रमादित्य आ गए, तो विक्रमादित्य ने शासन संभाला। ए ऑप्शन सही है। आगे चले प्रश्न नंबर 26, राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो साथियों 1533 में आक्रमण किया। बी ऑप्शन सही है, 1533 में आक्रमण किया था। आगे प्रश्न नंबर 27, रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को किस उद्देश्य से राखी भेजी? तो युद्ध का प्रस्ताव चित्तौड़ की रक्षा हेतु, विवाह हेतु, संधि हेतु। चित्तौड़ की रक्षा हेतु राखी भेजी थी साथियों। चित्तौड़ की रक्षा हेतु सहायता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे प्रश्न नंबर 28 साथियों, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दोबारा कब आक्रमण किया? तो बहादुर शाह ने 1534 में दोबारा आक्रमण कर दिया। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था साथियों बहादुर शाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, राणा विक्रमादित्य को हटाकर किसे मेवाड़ का प्रतिनिधि बनाया गया? तो राणा विक्रमादित्य को हटाकर किसे मेवाड़ का प्रतिनिधि बनाया गया? रावत बाघ सिंह है। बी ऑप्शन सही है, रावत बाघ सिंह को प्रतिनिधित्व किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, चित्तौड़ पर दूसरा युद्ध कब हुआ? और जिसे चित्तौड़ का दूसरा साका भी कहा जाता है। चित्तौड़ का दूसरा
साका कहा जाता है? तो बताएं आप 1533 में, 1534, 8 मार्च 1535 या 1536? तो 1535 आंसर क्या रहेगा? 1535, 8 मार्च 1535 हमारा आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 31, 31 नंबर प्रश्न है, सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कब की? तो सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कब की साथियों? तो सवाई यानी ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की 1750 ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। 1750 में आत्महत्या की थी साथियों। प्रश्न नंबर 32, 32 यानी मीनार, यहाँ क्या नाम है? मीनार है। मीनार या इसरलाट का निर्माण किसने करवाया? तो मीनार इसरलाट का निर्माण किसने करवाया साथियों? आप बताएं। सवाई माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, प्रताप सिंह या जगत सिंह? तो ईश्वरी सिंह, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है साथियों। ईश्वरी सिंह ने इसरलाट का निर्माण करवाया जयपुर में, और इसरलाट से ही कूद के इन्होंने, ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। आगे 33 नंबर प्रश्न है, सवाई माधो सिंह का प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? सवाई माधो सिंह का शासनकाल साथियों 1750 से 1768 रहा। 1750 से 1768 रहा था। आगे प्रश्न नंबर यानी 34, बंटवारा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बंटवारा का युद्ध हुआ साथियों 1761 में। कब हुआ? 1761। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है साथियों। आगे चलें प्रश्न नंबर 35, सवाई माधो सिंह ने कौन सा नगर बसाया? तो सवाई माधोपुर नगर बसाया सवाई माधो सिंह ने। आगे प्रश्न नंबर 36 है, हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया, और यह 5 मंजिला है, और इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद है। वास्तुकार लालचंद उस्ता है साथियों, लालचंद उस्ता, और ये जयपुर में है। आगे चलें प्रश्न नंबर 37, सवाई प्रताप सिंह किस प्रकार की कला में रुचि रखते थे? सवाई प्रताप सिंह संगीत में रुचि रखते थे, हमें ध्यान रखना है। आगे प्रश्न नंबर 38, सवाई प्रताप सिंह ने किस ग्रंथ की रचना करवाई? तो सवाई प्रताप सिंह ने किस ग्रंथ की रचना करवाई साथियों? राधा गोविंद संगीत सार। सी ऑप्शन सही है। राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने करवाई? सवाई प्रताप सिंह ने। 39, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय जयपुर के किस राज्य के बीच विवाद हुआ था? तो बताएं। इसका आंसर रहेगा साथियों मेवाड़। मेवाड़ क्या आंसर रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा, मेवाड़ हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 40, महाराजा जगत सिंह द्वितीय का देहांत कब हुआ? तो महाराजा जगत सिंह द्वितीय का देहांत कब हुआ? तो साथियों 1835 हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। तो जगत सिंह द्वितीय का देहांत 1835 में हुआ। आगे प्रश्न नंबर 41 है, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कब हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ साथियों 1166 में। कब हुआ? 1166 हमारे पास बी ऑप्शन है। 1166 में पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 42, 42 नंबर, पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे सोमेश्वर चौहान। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज तृतीय के पिता है साथियों, चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज तृतीय की माता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज तृतीय की माता की क्या नाम था साथियों? कर्पूरी देवी था। क्या नाम था? कर्पूरी देवी था। तो कर्पूरी देवी पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम था साथियों। यानी 40 नंबर क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि महाराजा जगत सिंह द्वितीय का देहांत कब हुआ? सही है 21 दिसंबर, यानी 21 दिसंबर 1818 सही रहेगा साथियों। आगे प्रश्न नंबर 44, 44, प्रश्न नंबर 44 क्या है? शहरिया समाज की बडेरो किसे कहा जाता है? यानी शहरिया समाज में बडेरो यानी किसे कहा जाता है? तो बडेरो छोटी कुटिया, शिकार करने वाले को, आटा रखने की कोठी को, अनाज पीसने के पत्थर को बडेरी कहते हैं। बडेर, बडेरी होता है साथियों, बडेरी, बडेरो नहीं बडेरी होता है। तो ये होता है
यानी आटा रखने की कोठी। क्या होता है? आटा रखने की कोठी होती है। ये बडेरो शहरिया समाज में है साथियों, ये ध्यान रखना है हमें। आगे चलें, प्रश्न नंबर यानी 45। पृथ्वीराज तृतीय के मंत्री, पृथ्वीराज तृतीय के मंत्री का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज तृतीय के मंत्री का नाम केमास, सी ऑप्शन सही है। केमास आंसर मिलेगा साथियों, तो आंसर सही है। अगला प्रश्न है 46। पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन के विद्रोह को कब परास्त किया? तो 1182। पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुनों के विद्रोह को कब परास्त किया? साथियों ये 46 प्रश्न है, ये डिलीट है, ये प्रश्न नहीं है, ये रॉन्ग प्रश्न है। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलें, इस प्रश्न को नहीं पढ़ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 47। महोबा के चंदेलों पर विजय, महोबा के चंदेलों पर पृथ्वीराज तृतीय ने यानी किसे हराया? महोबा के चंदेलों पर पृथ्वीराज तृतीय ने किसे हराया? तो हमारा आंसर रहेगा प्रमाल या प्रामर्दी देव को हराया था साथियों। ए ऑप्शन सही है, प्रमर्दी देव, परमर्दी देव याद रखना है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न नंबर 48। चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ? साथियों चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो नागौर हमारा आंसर रहेगा, सी हमारा आंसर है साथियों। आगे 49। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था? तो भीमदेव यानी द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था? जगदेव पढ़िया, जगदेव प्रतिहार था, ये हमें ध्यान रखना है। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय का प्रधानमंत्री था जगदेव प्रतिहार। आगे प्रश्न नंबर यानी 50। पृथ्वीराज तृतीय के समय कनौज पर किसका शासन था? तो कनौज पर किसका शासन था साथियों, हमें बताना है। तो जयचंद, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज तृतीय के समय कनौज पर पूछे तो जयचंद का अधिकार था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 यानी 51 प्रश्न है। बिलों को अन्याय शोषण से मुक्त करने हेतु भोपत आंदोलन नहीं है, ये यहाँ पर है बोमट है, बोमट है साथियों, बोमट आंदोलन है। बोमट भील आंदोलन यानी भीलों को अन्याय शोषण से मुक्त कराने और यानी मुक्त कराने हेतु बोमट आंदोलन किसने चलाया? तो साथियों इसका आंसर है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 52 52 नंबर प्रश्न है। बोमट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बोमट आंदोलन की शुरुआत हुई साथियों 1921, डी ऑप्शन सही है। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न है। मोतीलाल तेजावत द्वारा भोमट आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बोमट, बोमट आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो साथियों जाडौल, जाडौल उदयपुर, जाडौल से हुई, बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलें प्रश्न नंबर 54। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस वर्ष हुआ? 1886, बी ऑप्शन सही है। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में हुआ था साथियों। आगे 55 55 नंबर मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थान, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थान है साथियों कोल्यारी गांव है। कौन सा गांव है? कोल्यारी गांव, तो कोल्यारी गांव मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थान है। आगे चलें प्रश्न नंबर 56। एक्की आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर हुई? एक्की आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़ से हुई थी, चित्तौड़ से, ये ध्यान रखना है। एक्की आंदोलन का प्रश्न पूछा जाता है कि एक्की आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? चित्तौड़गढ़ से हुई। आगे प्रश्न नंबर 57। एक्की आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों इसमें सी ऑप्शन है, सामंती शोषण का विरोध व एकता स्थापित करना, बिलों में एकता स्थापित करना, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चले प्रश्न नंबर 58। एक्की आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक्की आंदोलन को और बोमट भील आंदोलन, किस नाम से? बोमट भील, बोमट भील है साथियों, ये ध्यान रखना है, बोमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 59 यानी 59 नंबर प्रश्न है। मेवाड़ पुकार,
मेवाड़ पुकार पुस्तक में कुल कितनी मांगे थी? 21 सूत्री मांग पत्र था। कितना? 21 सूत्री मांग पत्र था साथियों। ये मेवाड़ पुकार का यानी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ पुकार में कितनी मांग थी? ये 21 मांगे थी। एकी आंदोलन का विस्तार किस क्षेत्र में किया गया था? तो साथियों सिरोही है क्या? सिरोही हमारे पास आंसर है सी, यानी एकी आंदोलन का विस्तार सर्वाधिक यानी सिरोही में क्षेत्र में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। आगे चलें, प्रश्न नंबर 61। बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो 1936 हमारे पास आंसर है बी ऑप्शन 1936। बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना यानी गठन पूछा है, तो गठन पूछा 1936 में हुआ था साथियों। आगे चलें, प्रश्न नंबर 62। बीकानेर सेफ्टी एक्ट कब पारित हुआ? बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 यानी 1932। पुनः एक्ट भी 1932, तो सेफ्टी एक्ट 1932 है साथियों। आगे चलें, 63। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई साथियों कलकत्ता में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। ये ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। आगे चलें, प्रश्न नंबर 64। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछा है साथियों, तो इसमें हमारा आंसर हैगा 64 लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य हमारा आंसर है। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी वेद मग्गाराम ने। कौन सा था? वेद मग्गाराम आंसर में आए तो वो सही होगा, उसकी स्थापना मग्गाराम, वेद मग्गाराम, ये ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य है। आगे चलें, 65। यानी हितवर्धन सेवा सदन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हितवर्धन सेवा सदन की स्थापना साथियों मार्च 1937। मार्च 1937 बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साथियों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में साथियों, 1942 सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 की बात करें, खादी मंदिर की स्थापना किस वर्ष हुई? खादी मंदिर की स्थापना 1943 में, बी ऑप्शन सही है। आगे चलें, अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है साथियों, बीकानेर सरकार विरोधी दिवस कब मनाया गया? बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर 1944। 20 अक्टूबर 1944 सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलें, 69। 26 जनवरी 1945 को बीकानेर राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया साथियों? मग्गाराम वेद को बनाया गया, डी ऑप्शन सही है। बीकानेर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन थे? मग्गाराम वेद थे साथियों। अगला प्रश्न है 70 नंबर। 9 अगस्त 1946 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने किस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया? तो बलिदान दिवस के रूप में मनाया साथियों, यानी 1946 को बीकानेर राज्य परिषद ने किस दिन को यानी किस रूप में मनाया ये बताना था, लेकिन आंसर साथ में दे दिया, बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। ये हमें ध्यान रखना है साथियों। आगे चलें, 71। राजस्थान में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो साथियों राजस्थान में तेल रिफाइनरी बाड़मेर में स्थापित की जा रही है, बी ऑप्शन सही है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 72। बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार और किस कंपनी के बीच समझौता हुआ है? तो HPCL हमारा आंसर रहेगा। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे चलें अगले प्रश्न में, यानी 73 नंबर प्रश्न है, बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना पर कुल अनुमानित लागत कितनी थी? तो साथियों कुल अनुमानित लागत पूछी है 43,129 करोड़ रुपए, सी आंसर है। सी आंसर है 43,129 करोड़ रुपए है। 34 यानी 74। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी में HPCL की कितनी हिस्सेदारी है? तो साथियों 74% है। 74% हिस्सेदारी है, ये हमें ध्यान रखना है।
आगे चलें, प्रश्न नंबर 75, बाड़मेर रिफाइनरी देश की कौन सी रिफाइनरी होगी? तो ये 26वीं रिफाइनरी है साथियों, देश की 26वीं रिफाइनरी है बाड़मेर रिफाइनरी। आगे चलें, प्रश्न नंबर 76 है, PCPIR का पूरा नाम क्या है? तो PCPIR का पूरा नाम है, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये बी ऑप्शन हमारा सही है साथियों, पूछा जा सकता है, यानी जो बुक में है वो पूछा जा सकता है साथियों। अनुमानित कोल बेड मीथेन संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो साथियों दूसरा स्थान है, ध्यान रखना है, दूसरा स्थान है। आगे चलें, 78 नंबर प्रश्न है, पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो साथियों 2.0 यानी उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब और कहां से हुई? अगस्त 2021 से उत्तर प्रदेश से हुई, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलें, अगला प्रश्न 79, भीलवाड़ा में कितने नए खनिजों के भंडार मिले हैं? तो साथियों भीलवाड़ा में अब फिलहाल बात करें नए खनिजों में तो 4 प्रकार के खनिज और मिले हैं, ये हमें ध्यान रखना है। करंट का प्रश्न है और वैसे खनिजों में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे 80 नंबर प्रश्न, रामगढ़ क्रेटर को अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डेटा सोसाइटी ऑफ कनाडा ने कब विश्व भू विरासत रूप में मान्यता प्रदान की है? तो अगस्त 2020 में इसे मान्यता प्रदान की है। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर साथियों, अगला प्रश्न है, सहकारिता आंदोलन किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? तो सहकारिता आंदोलन किस मूल सिद्धांत पर आधारित है साथियों? तो एक सबके लिए सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए मूल सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलें 82, सहकारिता आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो साथियों सहकारिता आंदोलन है वो परस्पर सहयोग के लिए या किसके लिए शुरू किया गया साथियों, ये बताना है। 82 नंबर प्रश्न है, यानी 82 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें यहाँ होना था, इसका आंसर है साथियों सदस्यों द्वारा, इसका आंसर रहेगा सदस्यों द्वारा इसका आंसर रहेगा, यानी सी ऑप्शन सही है, सदस्यों द्वारा आंसर है इसका। आगे प्रश्न नंबर 83, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य साथियों है परस्पर सहयोग, सी ऑप्शन सही है। आगे चले 84, सहकारिता द्वारा कृषि के लिए कौन से प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही है साथियों, सहकारिता द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। आगे चलें 85, सहकारिता आंदोलन की प्रेरणा भारत में कहाँ से मिली, यानी भारत को कहाँ से मिली? तो ब्रिटिश आयोग की सिफारिशों से मिली थी साथियों, बी ऑप्शन सही है। आगे चलें यानी 86, सहकारी साख समितियां अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1904 में पारित किया गया साथियों। पिछली बार भी ये प्री डीएलएड में पूछा गया था, प्री बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित किया गया? तो सहकारी साख समिति अधिनियम साथियों कब पारित किया गया? 1904 को। कब किया गया? 1904 को किया गया था। अगला प्रश्न है 87, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत साथियों कहां से हुई? यानी भिनाई अजमेर से हुई थी क्या? 87 का आंसर बताना है। 1904 में हुई थी जयपुर से। 1904 यानी जयपुर नहीं साथियों, जयपुर गलत है, यानी 1904 में अजमेर से हुई थी, ये ध्यान रखना है। जयपुर गलत है, भीलवाड़ा अलवर गलत है, यानी 1904 ध्यान रखना है। पिछले प्रश्न में भी हम पढ़ के गए हैं। तो 1904 राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत
कब? 1904 में। कहाँ से हुई? अजमेर से हुई थी। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलें। अगला प्रश्न है 88। राजस्थान में पहली सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान में पहली सहकारी समिति भिनाई अजमेर में स्थापित की गई। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको मिलेगा साथियों, ध्यान रखना पेपर में। भिनाई अजमेर, राजस्थान में पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी भिनाई अजमेर से। अगला प्रश्न 89। राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? तो राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई साथियों 1910, यानी बी ऑप्शन सही है, 1910। आगे चलें। प्रश्न नंबर 19, यानी 90 नंबर प्रश्न है। राजस्थान में सहकारी समितियों का यानी कानून कब पारित किया गया? तो राजस्थान में सहकारी समितियों का कानून कब पारित किया गया साथियों? ये 1953 में, 1953, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलें। प्रश्न नंबर 91, 91 नंबर प्रश्न है साथियों। 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सोटा सोटी खेलना, सोटा सोटी खेलना किस यानी अवसर पर खेला जाता है? सोटा सोटी खेलना किस अवसर पर खेला जाता है? तो साथियों यानी सोटा सोटी खेलना ये होली पर है, ए ऑप्शन है। रीति रिवाज में ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन सोटा सोटी खेलना होली पर, ये हमारा आंसर रहेगा। 92 नंबर प्रश्न है साथियों, पिठी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पिठी गीत साथियों विवाह पर गाया जाता है, सी नंबर हमारा आंसर सही है। आगे चलें। नंबर 93 नंबर प्रश्न है साथियों, जल्ला किस प्रकार की लोक परंपरा है? जल्ला गीत का संबंध यानी किस से है, ये हमें बताना है। तो जल्ला ये विवाह गीत है। जल्ला कौन सा है बेटा? विवाह गीत है, यानी जब बारात का डेरा देखने जाती है ना लड़कियां, बारात का डेरा देखने जाते समय ये जल्ला गीत गाया जाता है, ये जल्ला गीत गाया जाता है। आगे चलें। अगला प्रश्न है 94। वृद्ध विनायक का अर्थ क्या है? वृद्ध विनायक का क्या अर्थ है? यानी वृद्ध विनायक का अर्थ है साथियों अपने युद्ध का देवता गणेश की एक संज्ञा, वर्षा का देवता यानी गणेश की एक संज्ञा है। वृद्ध विनायक गणेश की संज्ञा है। विवाह के यानी जब विवाह का मुहूर्त निकल जाता है तब गणेश जी की यानी स्थापना की जाती है, घर में मुहूर्त निकाला जाता है और इसे कहते हैं वृद्ध विनायक। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नंबर 95, 95 नंबर प्रश्न है, बिहाना है एक, बिहाना है एक विवाह का प्रातःकाल गीत मृत्यु से संबंधित या बच्चे से जन्म से या सभी? तो आप उत्तर बताएं, इसका क्या होगा उत्तर? विवाह का प्रातःकाल का गीत है बिहाना, विवाह का प्रातःकाल का गीत है साथियों बिहाना, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलें। 96 नंबर प्रश्न, झूलना किस ऋतु में गाया जाता है? तो झूलना बसंत में गाया जाता है साथियों, ए ऑप्शन सही है, झूलना बसंत में गाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, सहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में किस जिलों में पाई जाती है? तो सहरिया साहेबाद, बारां, साहेबाद और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। सहरिया साहेबाद और किशनगंज में पाई जाती है। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 98, 98 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को किस श्रेणी में रखा है? तो आदिम जनजाति समूह में रखा है साथियों, किसमें? आदिम जनजाति समूह में रखा है, सी ऑप्शन सही है। आगे चले 99, सहरिया लोगों की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? सहराना, क्या नाम से? सहराना नाम से जाना जाता है। आगे लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, सहरियों के घरों को किस नाम से जाना जाता है? साथियों टापरी, क्या नाम से? टापरी, सहरियों के घर को टापरी नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज के लिए ये हमारे पास 100 प्रश्न, 100 के 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। कल वाली क्लास के 100 प्रश्न और आज वाली क्लास के 100 प्रश्न,
यानी ये 200 प्रश्न हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों दोनों ही क्लासों के। तो इस क्लास को जिसने देखा है, आराम से अध्ययन किया है, तो साथियों उसको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है प्री डीएलएड एग्ज़ाम में, और आगे भी जो भर्तियाँ हैं उसमें भी इस क्लास से आपको प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी साथियों।